आज अपना जो वीडियो है वो आपने चौथे अध्याय का है आत्मकथन, जिसके जो है रचनाकार या कवि है उसके जयशंकर प्रसाद, जिनका जन्म हुआ 1889 के अंदर वाराणसी के कुशीनगर में। वाराणसी के अंदर कुशीनगर में इनका जन्म हुआ। और यहाँ पर ये जो जयशंकर जो प्रसाद है ये छायावादी युग के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अनेक जो विधाओं के में इन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद, जिन्हें सुंगनी साहू के नाम से जानते थे। बचपन में इनका जो प्रारंभिक अध्ययन इन्होंने घर पर ही किया। फिर बाद में क्वींस कॉलेज के अंदर इन्होंने अध्ययन करने के लिए भेजा। और यहाँ पर भी पारिवारिक स्थिति सही नहीं होने के कारण यहाँ तक इन्होंने अनुकूल परिस्थितियां नहीं होने के कारण इस कॉलेज को भी इन्होंने छोड़ दिया। और घर पर ही रहकर इन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा को सीखा, हिंदी भाषा को सीखा, आंग्ल भाषा को सीखा। संस्कृत हिंदी भाषा के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा का गहन अध्ययन किया। बचपन से ही इनकी साहित्य में रुचि थी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने उपन्यास, कहानियां, साथ में कविता, नाटक आदि क्षेत्र में इन्होंने अपनी कलम चलाई थी, लेखनी चलाई थी। यानी ये प्रसिद्ध साहित्यकार थे। गद्य और पद्य दोनों में इनका समान जो व्यवहार, समान रूप से इन्होंने अपने कलम को चलाया था। इसके अलावा अब देखो एक पत्रिका है, इस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। उस पत्रिका का नाम है इंदु नामक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया था। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि जयशंकर प्रसाद ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया। इन्होंने इंदु नामक पत्रिका का जो है प्रकाशन किया था। इसके अलावा इनकी प्रमुख जो है कृतियां अगर देखें तो चित्रधारा, पिछली बार पूछा गया था, यानी जब एक बोर्ड के एग्जाम लेते हैं उस वक्त कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख 3 कृतियों के नाम लिखो। तो चित्रकार कानन कुसुम, लहर, झरना इनकी प्रमुख कृतियां मानी जाती है। इसके अलावा इनकी जो सबसे प्रसिद्ध जो कृति रही वह कृति रही कामायनी। जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध जो है कृति मानी जाती है। और इसको जब इन्होंने इस कामायनी को की रचना की तो इनको एक पारितोषिक प्राप्त हुआ जिसका नाम आता है मंगला प्रसाद पारितोषिक से इनको सम्मानित किया गया। मंगला प्रसाद पारितोषिक से इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्होंने नाटक लिखे, अजात शत्रु और कौन सा लिखा, और इन्होंने लिखा ध्रुव स्वामिनी और कौन सा लिखा चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। इन नाटकों की इन्होंने रचना की। उपन्यास कंकाल तितली आदि उपन्यासों की रचना की। इसके अलावा आंधी, इंद्रजाल और आकाशदीप इनकी प्रमुख कहानी संग्रह मानी गई।
अब जो अपनी ये प्रस्तुत जो कविता है, इस कविता का परिचय हम देखते हैं। देखिए, प्रस्तुत जो कविता है ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कविता है और ये छायावादी युग के प्रमुख कवि ये हमने बताया कि इनका जीवन परिचय अगर हम दोबारा से देखें तो जन्म हुआ वाराणसी के कुशीनगर में 1899 के अंदर। पिता का नाम देवी प्रसाद साहू, जिसे सोमी साहू के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घरपरे की, क्वींस कॉलेज में इसने अध्ययन किया, लेकिन परिस्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण इन्होंने वापस घरपरे कर ही अनेक भाषाओं का जो ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने संस्कृत सीखी, हिंदी सीखी, अंग्रेजी सीखी, उर्दू सीखी, उर्दू भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। साहित्य से इनको बचपन में रुचि थी। इनकी प्रमुख कृतियां आंसू, झरना, कामायनी को माना गया है। कामायनी की रचना पर इनको मुगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। इसके अलावा इन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यासों के ऊपर लिखा और नाटकों के अंदर ध्रुव स्वामी ने बताया, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त वगैरह इन्होंने नाटकों की रचना की। कहानियों के अंदर जो उपन्यास के अंदर कंकाल, तितली की इन्होंने रचना की थी। तो इस तरीके से अब इस कहानी की बात करते हैं। कहानी जिस तरीके से आत्मकथे यानी कि अपने खुद के बारे में लिखने के बारे में कहा गया था, तो इसके अंदर इनके जीवन के यथार्थ, इस कहानी में इनके जीवन की सच्चाई के बारे में, यथार्थ मतलब सच्चाई के बारे में, जीवन की सच्चाई के बारे में और इसके अलावा इनके जीवन में कौन कौन से कमियां थी, यानी कि मार्मिक अभाव, मार्मिक जो हृदय के ऊपर स्पर्श किए जा सकते हैं, इन अभावों को अभिव्यक्ति हुई है। कवि ने इस कविता के अंदर सुंदर ललित शब्दों का प्रयोग करके इसे एक सामान्य मनुष्य के जीवन की कथा के रूप में परिवर्तित कर दिया। विनम्रता और आत्मकथा लिखने के बारे में जब इनके मित्रों ने इनको कहा कि आप अपनी खुद के जीवन की कहानी लिखो, तब इन्होंने अपने मित्रों को मना कर दिया। और यह जो कविता है, ये कविता इनकी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा ही एक जो पत्रिका निकाली जाती थी जिसका नाम था हंस नामक पत्रिका के अंदर 1932 में हंस नामक पत्रिका के अंदर ये प्रकाशित हुई थी। कहानी इनकी इस आत्मकथा के बारे में हमने जाना। अब इस कथा का जो पहली जो 4 जो लाइनें हैं, वो लाइनें जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार है। देखो इस प्रकार पहली जो अपने इस कविता की जो पहली जो ये 5 जो पंक्तियां हैं, ये 5 पंक्तियां क्या कहती है? ये 5 पंक्तियां कहती है कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन अपनी कहानी ये अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। अब इसके अंदर देखो मधुप शब्द आया। मधुप शब्द हमने सूरदास वाले पाठ के अंदर भी पढ़ा था कि मधुप शब्द का इसके शब्दार्थ के अंदर पढ़ा था कि किसके लिए होता है। मधुप शब्द का प्रयोग होता है भंवरा। भंवरा जो होता है कलियों के ऊपर बैठता है और कलियों से उस पराग को संचित करने का कार्य करता है। और जब ये उड़ता है तो इसकी गुंजार होती है, गुनगुनाने की आवाज होती है। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जी इसी को अपने जीवन के साथ में जोड़ते हुए कहते हैं कि भंवरा गुनगुना कर अपनी कहानी को कह रहा है, मुरझा कर गिर रही है पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां है वह भी मुरझा कर मतलब सूख कर। मुरझाना का मतलब सूख जाना। देखो सूख और सुख, सुख का मतलब होता है आनंद और ये इस सुख का मतलब होता है कि पौधों से पत्तियां सूख गई है। तो सूख कर पत्तियां जो है वह देखो कितनी आज घनी है। यानी कि पत्तियां और भंवरों के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने इसको अपने जीवन के करुण रूप के साथ प्रदर्शित करके गया कि देखो ये अपने आप को कहानी हमें सुना रहे, अपने जीवन की करुण व्यथा का बखान कर रहे हैं, जीवन की करुणा का बखान कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद। इस गंभीर अनंत ललिमा में असंख्य इतिहास ये लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। इस नीले आसमान के नीचे, अनंत नलिमा युक्त लिए हुए नीले आसमान के नीचे असंख्य बहुत सारे व्यक्तियों का, जीव जंतुओं का
जीवन का इतिहास यानी आत्मकथाएं लिखी है। यानी इस आसमान के नीचे असंख्य जीव जंतुओं ने, इस नीले आसमान के नीचे असंख्य जीव जंतुओं ने जन्म लिया और इसके इनके बारे में आत्मकथाएं यहाँ पर लिखी हुई है। ये लोग करते ही रहते हैं। जिन्होंने अपनी आत्मकथाएं लिखी है वे अपनी इन आत्मकथाओं के माध्यम से व्यंग्य कर रहे हैं और हंसी के पात्र बने हुए हैं। उपहास का मतलब हंसी के पात्र, लोग उनकी उन बातों को पढ़ के हंसते हैं। इन्हें लोग अपने व्यंग्य और उपहास का पात्र लोगों ने इनको बनाया है। आगे देखते हैं, तब भी करते हो। कवि वापस अपने मित्रों से कहता है कि आपको पता है कि इस आसमान के नीचे असंख्य लोगों ने अपने जीवन रूपी इतिहास को लिखा और लिखने के बाद में क्या व्यंग्य और हंसी के पात्र बन गए। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती है। कभी अपने मित्र से कहता है मित्र तुम फिर भी मेरे को कहते हो, उनके जब उनकी मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके ऊपर व्यंग्य किया जा रहा है और तुम ऐसा जानते हुए तुम मेरे को कह रहे हो कि क्या मैं अपनी उन दुर्बलता यानी कमजोरियों को और अपनी आप बीती मेरे में जो बीती हुई है, मेरे साथ में जो बीती हुई है वह मैं कह डालूं, यानी मैं उस चीज का मैं यहाँ पर वर्णन करूं, वहां पर मैं लिखूं, तुम सुनकर भी सुख पाओगे। क्या तुम मेरी आत्मकथा को सुनकर तुम्हें आनंद प्राप्त होगा? ये सुख हो गया आनंद वाला, ये सुख यहाँ पर आ गया आनंद, और ये सुख हो गया जब पेड़ की पत्तियां सूख जाती है। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें मेरे इस जीवन की कमजोरी और अभाव को तुम्हें जानकर क्या तुम्हें आनंद प्राप्त होगा? अब तुम देखोगे ये घाघर रीति, घाघर शब्द है मिट्टी होती है, इस मिट्टी से बना हुआ एक पात्र, मिट्टी का पात्र घघरी या घाघर जिसको कहते हैं और अपने भाषा में उसको कहते हैं मटकी। तो इस महत्वहीन जीवन को कवि ने यहाँ पर क्या माना, एक मिट्टी का जो पात्र होता है उसके समान माना है कि जैसे वो खाली पड़ा है और वो किसी भी लोग उसके पास में नहीं जाते हैं। तो क्या तुम इस सारी मेरे जीवन की अभावयुक्त जिंदगी के बारे में सुनकर क्या तुम्हें आनंद प्राप्त होगा? तो ये 5 पंक्तियां हैं, इन 5 पंक्तियों का इसी तरीके से अर्थ होता है कि कवि ने कहा कि भौरा और पेड़ पौधों की पत्तियां अपने जीवन की करुणा रूपी व्यथा हमें सुना रही है और इस नीले आसमान के नीचे असंख्य जीवों ने अपने इतिहास की रचना की, लेकिन फिर भी रचना की थी और ये करते रहते हैं और इनकी रचना करने के कारण ये लोगों के सामने हंसी और उपहास का पात्र, व्यंग्य और उपहास का पात्र बनते हैं। इतना सब जानते हुए भी हे मित्र तुम कहते हो कि क्या मैं अपने जीवन के उन कष्टों को, उन अभावों का वर्णन करूं? क्या तुम्हें मेरे उस जीवन के उस पहलू को सुनकर तुम्हें आनंद प्राप्त होगा? देखो ये जो मेरा जीवन है ये मिट्टी के उस खाली पात्र के समान है, यानी महत्वहीन जीवन बना हुआ है, जिससे कि तुम्हें क्या सुख प्राप्त होगा, क्या आनंद प्राप्त होगा। ये 5 लाइनें आपके होती है कंप्लीट।